ओके। सो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी हमने पढ़ना शुरू कर लिया था, और एक हद तक हमने थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तक हमने पढ़ लिया था। अब कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन जो है यहाँ से यूजली जो है 2-2 मार्कर 1-1 मार्कर के क्वेश्चन 1-1 मार्कर भी आ सकते हैं, अब 2-2 मार्कर भी हैं। इम्पॉर्टेंट बात इस टॉपिक की खास बात ये है कि कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स में से मोस्टली जो है आपको पैसेज बहुत आए हैं, ठीक है। लगभग मतलब आप देख कह सकते हैं 80% ऑफ द टाइम आपको बोर्ड्स में 6 मार्क्स का पैसेज इसके बेसिस पे मिलता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दे देते हैं, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल को आपको पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ भी पूछ लेते हैं, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, फर्टिलिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अलाना फलाना, मतलब किसी भी इशू के ऊपर हो सकता है जो कि यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हो, ठीक है। तो ऐसा आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा। 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से पैसेज बेस्ड आ जाता है, ठीक है, जो कि मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं, ओके, ठीक है जी। तो कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स में से सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में बर्थ रेट है, ये हमें पता है क्या होता है। बर्थ रेट टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, कंट्री हम लोग अपना लेके चलते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन हम लोग लेके चलते हैं इसको, तो ये बर्थ रेट कहलाता है। सेम एज फिर ये सेम जो है डेथ रेट की बात आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, जो है इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड ईयर, और पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ये डेथ रेट हो जाती है हमारी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 2-2 मार्कर ये सारे आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखोगे, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और चौथी लाइन में देखोगे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट लेवल, और ये दोनों चीज़ें आपको साथ में ही लिखनी होती है। आई बाई चांस आपसे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पूछे या रिप्लेसमेंट लेवल पूछे, तो इसको थोड़े दोनों से मिक्स करके लिखना पड़ता है। उसका एक रीज़न है, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक है। तो ये क्या कह रहे होते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, तो कहते हैं रेट ऑफ नेचुरल, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट होल्ड करो। यस सर। कभी कभी हो जाती है यार, मतलब आई होप अब ठीक होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये क्या कहता है बेसिक लेवल पे कि द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये हमारा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर खुद भी एज्यूम करोगे तो कि ना बर्थ हमारा ज़्यादा है, डेथ हमारा कम है, जो भी इंक्रीज़ होएगा उससे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। कहते हैं जब ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर बराबर हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है या फिर रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुकी है। इसलिए ये कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये तभी समझ आता है कि जब ये बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ज़ीरो हो जाता है तो ये स्टेबलाइज हो गया है, रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये होता है रिप्लेसमेंट लेवल का कि जो ओल्डर जनरेशन फेज आउट हो रही है या जिनकी डेथ हो रही है, उनको कवर करने के लिए हमें नई या फिर यंगर बर्थ्स या जनरेशन्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जो है हमें रिप्लेसमेंट लेवल पे से यहाँ से शुरुआत करके आगे बढ़ना होता है। समटाइम्स सोसाइटी कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे कर सकती है, इनके फर्टिलिटी लेवल्स कभी कभी ऐसा देखते हैं अगर फर्टिलिटी लेवल रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है तो बेसिकली क्या हमें पता है हमें रिप्लेसमेंट लेवल की ज़रूरत है। तो मान के चलो रिप्लेसमेंट लेवल आया 4, तो हमारी कंट्री को एट एन एवरेज 4 बर्थ चाहिए जितनी पॉपुलेशन है, और फर्टिलिटी रेट चल रहा है 2 का, बिकॉज सारे लोग जो है प्रॉस्परस होना चाहते हैं, तो कहते हैं ज़्यादा बर्डन ना ले, तो 2 बच्चे ही हम लोग पैदा करें, तो ये डिफरेंस हमारा हो सकता है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके या तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए ट्रू है, जैसे जापान, रशिया, इटली एंड ईस्टर्न यूरोप। ऑन द अदर हैंड कई लोगों के यहाँ हायर ग्रोथ रेट होती है, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर ग्रोइंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिस्क्राइब ऑन द प्रीवियस पेज। तो हायर ग्रोथ रेट हो सकती है कैसे, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होएगा, शायद रिप्लेसमेंट लेवल कम होएगा, तो ट्रांजिशन फेज में हम लोग चल रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया। और रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज 2 मार्कर का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट लेवल के साथ ही आपको लिखना होता है, तो चाहे आपसे रिप्लेसमेंट लेवल पूछ ले, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज पूछ ले, या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आपसे पूछ ले, तो वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट जो है इन्होंने फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर विमेन पर 1000 विमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, 15 साल से लेकर 49 ईयर्स के बीच तक जो है बच्चे पैदा कर सकती है एक औरत, उतनी एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा कर सकती है उसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे तो लिखा हुआ है क्रूड रेट के बारे में बात करिए, तो एक क्वेश्चन आपको कवर हो जाता है, व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, व्हाट इज क्रूड डेथ रेट, ठीक
ठीक है, क्रूड क्या होता है, व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। क्रूड का मतलब होता है इट इज़ द रफ एवरेज ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन एंड इट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप। ठीक है, तो यूजली हम जो भी डेथ रेट बर्थ रेट निकालते हैं वो क्रूड ही होता है, डिफरेंसेस नहीं लेके चलते। तो ये नहीं बोल रहे हैं 0 से 15 के बीच में कितने बन रहे हैं, 15 से 49 के बीच में कितने बन रहे हैं, 49 से 64 के बीच में कितने लोग मर रहे हैं, 49 to 64 एक्चुअली। हम टोटल डेथ रेट लेते हैं, तो बच्चा छोटा भी मर रहा होगा, बड़ा भी मर रहा होगा, बुजुर्ग भी मर रहा होगा, मिडिल एज के लोग भी मर रहे होंगे, हम उसको टोटल करके रफ एवरेज लेके चलते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, तो इट इज़ अ रफ एवरेज ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। पहले मेंशन कर दो व्हाट इज डेथ रेट, रफ एवरेज लेते हैं एंड वी डज नॉट टेक द डिफरेंसेस ऑफ एज ग्रुप्स ओवर हेयर। ठीक है, डिफरेंसेस अगर हम लोग लेते हैं अक्रॉस एज ग्रुप्स, इट कैन समटाइम्स बी वेरी सिग्निफिकेंट इन अफेक्टिंग द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स, दैट इज वाई डेमोग्राफर्स ऑल्सो कैलकुलेट एज स्पेसिफिक रेट्स भी हम लोग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी रेट के बाद जो है एक कॉन्सेप्ट जो कि उससे थोड़ा सा सिमिलर है बट येट डिफरेंट, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या कहता है, TFR इसको बुलाते हैं, आगे ये एक्सप्लेन भी किया गया जाएगा TFR क्या होता है। TFR में क्या बोलता है, ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक विमेन जिंदा होती, ठीक है, हिपोथेटिकली लिया हुआ है, अगर एक विमेन जिंदा होती अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, वो कितने बच्चे पैदा कर सकती थी, ये टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा शो करता है। फर्टिलिटी रेट तो वो हो गया कि चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया अगर एक औरत, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की मर गई बचपन में ही, ठीक है, या एक लेडी मर गई शादी से पहले ही, तो एट एन एवरेज वो इंसान कितने बच्चे पैदा कर सकता था, उसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से जानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट अ hypothetical woman would have if she lived through the reproductive age group and had the average number of babies in each segment of this age group as determined by age specific fertility rates। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं आप, this is the that total fertility rate, the average number of births to a cohort of women up to end of reproductive age period। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब औरतें हैं, तो एवरेज में निकाल के अगर वो ज़िंदा रहते, ठीक है, तो कितने बच्चे वो पैदा कर सकते थे, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई। ठीक है, तो ये यहाँ से छोटे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बर्थ रेट आ गया, डेथ रेट आ गया, रिप्लेसमेंट लेवल, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ग्रोथ रेट आ गया, फर्टिलिटी रेट आ गया, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट आ गया, रफ एवरेज ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन आ गया, टोटल फर्टिलिटी रेट आ गया, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट आर हिपोथेटिकल वुमेन वुड हैव इफ शी लिव्ड थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, ये चीज़ बताइए। फिर बात आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट होते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो कहते हैं 0 से 1 साल से पहले अगर कई बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल से छोटे बच्चे, 1 साल से बच्चे जो है छोटे ही होंगे ना ऑब्वियसली, या तो उन बच्चों की कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 पॉपुलेशन, इसको IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। और हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट एक अनएम्बिगुअस इंडिकेटर है बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी का, मतलब क्लैरिटी नहीं देता है, क्लियर पिक्चर नहीं देता। डेवलपमेंट इज अकम्पनीड बाय शार्प फॉल इन दिस रेट, तो डेवलपमेंट होती है इस रेट्स में थोड़ा सा कमी हो जाती है बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़, लेवल ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो बदलाव आ जाता है। तो कहते हैं एक ही बच्चा करो, अच्छा करो, ठीक है, और सेहतमंद करे बच्चा करे, तो ये काफ़ी फैक्टर्स आजकल भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात आती है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट की। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ वीमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट एज सिंपल एज दैट कि डिलीवरी टेबल पे जिन मदर की डिलीवरी देते या जैसे भी डेथ हो जाती है 1000 की पॉपुलेशन में से, उसको हम लोग मेटर्नल मोर्टेलिटी, मेटर्नल मदर से निकला है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट कि जितनी वो औरतें जिनकी डिलीवरी टेबल पे ही पैदा करते ही बच्चों की डेथ हो जाती है औरतों की, उसको हम लोग मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमें पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारे बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। इसका मतलब ये है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। ठीक है, कि एक इंसान जो है एवरेज मतलब कितना इंसान वो सर्वाइव कर पाता है, इसको हम लोग इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी देखा जाता है दोनों चीज़ें। ठीक है,
ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो में यही है, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स। इंडिया का अभी कम ही चल रहा है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में फीमेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, बिकॉज जैसे बोले स्लाइटली दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि स्लाइटली मोर मेल बेबीज़ आर बॉर्न दैट फीमेल वंस। नेचर सीम्स टू प्रोड्यूस roughly 943 to 952 female babies for every 1000 males. If despite this the sex ratio is somewhat in favor of females, अगर ओवरऑल वर्ल्ड का देखा जाए तो दिस सीम्स टू बी ड्यू टू टू रीजन्स। तो ये फेवर में सेक्स रेशियो बेटर क्यों है? गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज इन इन्फेंसी। ठीक है, तो कहते हैं औरत की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेरेटिव, और आदमी थोड़ा सा जल्दी मर जाते हैं, औरतों को थोड़ा सा रहता ही है, बिकॉज उनका एक मंथली साइकिल भी होता है, और भी मेहनत बहुत कर रही होती हैं औरतें, ठीक है, और काम भी बहुत ज़्यादा कर रही होती है, तो उसकी वजह से कहते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। एट द अदर एंड ऑफ द साइकिल वीमेन हैव टेंडेड टू आउटलिव मैन इन मोस्ट सोसाइटी, सो दैट देयर आर मोर ओल्डर वीमेन देन मैन। जैसे मैंने भी प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने देखा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स लीड्स टू रेशियो ऑफ रफली 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. However, it has been found that sex ratio has been declining in some countries like China, South Africa and India. चीना में, साउथ कोरिया में, स्पेशली इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। ये फिनोमिना हम लोग लिंक कर सकते हैं prevailing social norms that tend to value males much more than females, which leads to son preference and the relative neglect of girl babies. ठीक है, तो बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, फिर बेटे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं माँ बाप को, और बेटियां तो खुद ही निकल जाती है, तो टेंशन ही क्या है, सोचो। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा होता है, मतलब दोनों हैं, बेटियां भी निकाल देती हैं आजकल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डेलिसा कह रही थी मेरे को कि मैं निकाल दूँगी। वान्या भी कह रही थी मेरे को एक दिन, या तो मैं खुद निकल जाऊंगी या तो मैं घर वालों को निकाल दूंगी। वान्या ने मेरा जोक नहीं सुना, तो इसलिए वो शायद रिएक्ट नहीं करेगी। ओके जी, एनीवे ठीक है। तो मैंने बोला, वान्या ने भी बोला था कि मैं घर से निकाल दूंगी अपने घर वालों को। मेरे को ना निकाल दे। दादू बोलेंगे बेटे बाहर गमले लगे ना इतने सारे नेचर को बचाने के लिए, तो उनको बचा, फिर तू घर में आई हो। नहीं, दादू बोलेंगे तुम चल, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अच्छा, सही है ओके ठीक है जी। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट इंडिकेटर्स से बचे हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, रुको ज़रा देखिए अगले पेज पे। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन आया है अब, तो ये भी काफ़ी बार आपसे बोर्ड्स में एज स्ट्रक्चर काफ़ी बार पूछा हुआ है। कभी तो ऐसा होता था कि हर साल दे देते थे, मतलब पहला क्वेश्चन ही होता था एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा भी टाइम था। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? ऑब्वियसली पॉपुलेशन है, एज स्ट्रक्चर क्या है हमें ये पता चलता है कि कितनी, जैसे इसको अगर हम देख सकते हैं 0 to 15, 15 to 49, 49 to 64 एंड अबव। वैसे तो कैटेगराइजेशन यही है 0 to 15 एंड 15 सॉरी हाँ 0 to 15, 15 14 हाँ 49 to 64, 64 एंड अबव, इस तरीके से चल रहा होता है। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। ओ शिट, एक बार स्टूडेंट को कनेक्ट करना था, मैं भूल गया। चलो कोई नहीं, लेट इट बी, अब तो हो गया, अब उसको वीडियो भेजेंगे। हाँ जी, तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन था प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन, बिकॉज हर कैटेगरी, जैसे इन्फेंट बच्चा होता है, अगर हम देखें तो इन्फेंसी होती है हमारी, ठीक है, चाइल्डहुड होता है हमारा, फिर हमारा एडल्टहुड आता है, मिडल एडल्टहुड आता है, सीनियर सिटीजन का ग्रुप आ जाता है। तो इस एज ग्रुप्स में अलग अलग तरीके के लोग रह रहे होते हैं। कहते हैं एज स्ट्रक्चर जो है, इसकी डेफिनेशन यही 2 लाइन्स हैं, और आगे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। एज स्ट्रक्चर चेंजेस इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनिशियली पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज एंड अदर फैक्टर्स मेक फॉर अ रिलेटिवली शॉर्टर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो उससे ज़िंदगी थोड़ी सी कम रहती थी। जैसे एक टाइम था जहाँ पे 44, 48 तक के आसपास डेथ हो जाती थी, अब 64, 65 जीते हैं लोग। ठीक है, एट एन एवरेज, मतलब 60, 65, 70 साल के आसपास लोग जी लेते हैं। बाकी किस्मत ख़राब हो तो 100 साल भी जी सकते हो, मतलब किस्मत ख़राब होगी तभी जियोगे, क्योंकि इतना जी के करोगे क्या करना है, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, सो मोर ओवर हाई इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स हैव ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द एज स्ट्रक्चर। तो कहते हैं, अब देखो इसको लिंक कर दिया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा, एज स्ट्रक्चर पे हमारा चेंज आएगा, बिकॉज वो पॉपुलेशन जहाँ पे हमें चाहिए एक्चुअली में लोग वहाँ होंगे ही नहीं, तो एज स्ट्रक्चर में बदलाव हमारा आ जाएगा। एंड विद डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो इम्प्रूव।
This changes in the age structure, relatively smaller proportion of the population are found in younger age groups and larger proportion in the older age groups. This is also refers to the aging of the population. ठीक है, इन द सेंस कि अगर आपको बहुत बड़ा proportion older age groups में मिल रहा है, ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोग जो जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लग रहे होते हैं कि बुढ़े हो चुके हैं बट नहीं हुए हैं, हमसे 32 ईयर्स के हैं, ठीक है। हाँ हाँ सीरियसली। डेलीसा को यहाँ पे हंसी आ रही है, बताओ आधार कार्ड दिखाओगे डेलीसा? अरे मतलब यार भरोसा ही नहीं करते हैं लोग, बताओ यार। डेलीसा सही में 32? नहीं नहीं मतलब ये आराध्य तो अंकल बुलाता है, पूनम मैम को आंटी बुलाता है। दिल तोड़ दिया डेलीसा ने। चलो जी कोई बात नहीं। सर हाँ old days die hard. चलो एनीवे ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लोग जो है ओल्डर एज ग्रुप्स में मिल रहे होते हैं, इसको एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन बोलते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, 2 मार्कर का ही क्वेश्चन है। तो मोस्टली मैंने आपको जैसे बताया 2 मार्कर ऐसे चलते रहते हैं। बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वही 6 मार्कर पैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में आप 2 और 4 मार्कर लिख लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन कवर हो जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो बढ़िया होता है या राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो बढ़िया होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमें बताएंगे। ओके अब क्या नाम है, वान्या, इसको एक्सप्लेन करना क्या होता है डिपेंडेंसी रेशियो, और फॉलिंग वाला बढ़िया होता है कि राइजिंग वाला बढ़िया होता है। सर डिपेंडेंसी रेशियो बता दो वान्या, एक्सप्लेन कर दो कि फॉलिंग वाला बढ़िया होता है या राइजिंग वाला, और डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। डिपेंडेंसी रेशियो फॉलिंग वाला ज़्यादा अच्छा होता है। डिपेंडेंसी रेशियो वो होता है जो लोग लायबिलिटी होते हैं वो लोग कमाते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर बर्डन होता है। कौन सी एज ग्रुप, डिपेंडेंसी रेशियो होता है कौन सी एज ग्रुप होती है ये? अबव आई गेस 60-65 अबव। हाँ 64 अबव। और यंगर वाला कौन सा, यंगर वाला भी है एक? 14 के नीचे। हाँ 14 तक, ठीक है ठीक है। और फॉलिंग वाला बढ़िया होता है या राइजिंग वाला बढ़िया होता है डिपेंडेंसी रेशियो? फॉलिंग वाला ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो जैसे जैसे डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा वैसे वैसे इकोनॉमी। सही है वान्या, थैंक यू। तो ये वान्या ने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। जो थोड़ा सा पूछ लिया, वान्या भूल गई थी पर वान्या को ये रटा हुआ था, इसलिए मैंने वान्या से पूछा। तो डिपेंडेंसी रेशियो बेसिकली क्या होता है, डिपेंडेंस के बारे में बात होती है। तो आराध्या, चैतन्य, वान्या, डेलिसा, आप लोग क्या हो, फैमिली के ऊपर बोझ हो, बोझ, ठीक है। डिपेंडेंट हो। अरे नहीं डिपेंडेंट हो, वैसे मजाक में बोला यार, डिपेंडेंट हो। अच्छा हाँ डिपेंडेंट्स हो। डिपेंडेंट्स का मतलब क्या होता है, आप लोग वर्किंग नहीं हो। तो जैसे इन्होंने बोला है कि 0 से लेकर 15 साल के, तो बच्चे 15 साल तक के जो एज ग्रुप होते हैं इसमें लोग वर्किंग नहीं होते हैं, तो इनको फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसे 64 एंड अबव जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको ज़रूरत हो जाती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो डिपेंडेंट्स अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ कम्पोज ऑफ डिपेंडेंट, एल्डरली पीपल हु आर टू ओल्ड टू वर्क एंड यंग पीपल हु आर टू यंग टू वर्क, merely in the population age group of 0 to 15 and 64 and above। और वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है, तो सेग्रीगेट करके लिख लेना, 15 to 64 ईयर्स तक, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन है। उससे पहले वाली, उससे बाद वाली जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। और डिपेंडेंसी रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन द 15-64 एज ग्रुप। तो 0 to 15 प्लस 64 एंड अबव डिवाइडेड बाय 15 to 64, ये ऐसे निकलता है पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। तो ये देख लेना डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकलता है, 0 to 15 प्लस 64 एंड अबव डिवाइडेड बाय 15 to 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। एक्चुअली डिपेंडेंट्स अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन और इंटू 100 कर दो, रेशियो में नहीं निकालना है तो, ठीक है। ये चीज़ बताए। और वान्या ने एक्सप्लेन किया जैसे राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो अच्छी है कि फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो। तो डिपेंडेंट जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे बोझ हमारी फैमिली के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। अब जैसे क्या होता है, पहले लोगों की जॉइंट फैमिली होती थी, एक बंदा काम कर रहा है 10 खा रहे हैं, ठीक है। और आज क्या है, एक बंदा अकेला ही काम कर रहा है, खुद ही खा रहा है और कोई होता ही नहीं आगे पीछे। तो डिपेंडेंसी रेशियो अगर ज़्यादा है, डिपेंडेंट ज़्यादा है, तो आपको अर्न ज़्यादा करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाती। डिपेंडेंट जितना ज़्यादा कम होंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर है, कंजम्पशन है, उन सब चीज़ों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई। एंड
लास्ट की 5th लाइन में देखो लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड फॉलोइंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू लार्जर प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स। ये भी एक फ़ायदा है। इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर। दिस बेनिफिट इज टेम्पररी बिकॉज द लार्जर पूल ऑफ वर्किंग एज पीपल विल इवेंचुअली टर्न इनटू नॉन वर्किंग ओल्ड पीपल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऑब्वियसली आप सोचते हो कि सब चीज़ें बढ़िया होती हैं, पर सारी चीज़ें बढ़िया नहीं होती। यंगर पॉपुलेशन अगर आपके पास है और डिपेंडेंट नहीं है तो वो यंगर की पूरी पॉपुलेशन एक टाइम पे सारी की सारी ओल्ड हो जाएगी। और अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली में क्या होगा, रिप्लेसमेंट लेवल भी ख़राब हो जाएगा आपका, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान रख के चलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स था जो कि यहाँ पे मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओके, एनीवे टेलीसन क्लियर है ये डिपेंडेंसी रेशियो। वो तो वैसे बोला है, निकालना नहीं होता, मैंने वैसे समझा दिया कि 0 to 15 प्लस 64 डिपेंडेंसी रेशियो बोल रहे हो क्या? अच्छा वैसे बोल रहे हो, मेरे कोई फॉर्मूला पूछ रहे हो तो अच्छा ठीक है, समझा देता हूँ। चैतन्य तुम्हें समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट? सर इसमें जो लास्ट वाला है मेरे को इसमें एक डाउट है। सपोजिंगली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एक कंट्री है जिसके अंदर जो एजेड पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन है बट काम नहीं है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और जो उनकी एक्सेस है वो भी हार्डली कुछ लोगों को मिली है। तो उस टाइम कुछ वर्किंग पॉपुलेशन की एडवांटेज क्या होगी? वहाँ पे तो बर्डन उनको मिल रहा है एक साइड से, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एडवांटेज है कि डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम है तो इट्स एडवांटेज फॉर द इकोनॉमी एज वेल, बर्डन शेयरिंग हो जाएगी जैसे। सो अगर इकोनॉमी ही खराब है तो फिर एडवांटेज क्या होगी इनको? ओके ये आगे आएगा टॉपिक चैतन्य, उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का ही टॉपिक है। तो कहते हैं इंडिया इज़ इंडीड फेसिंग अपॉर्चुनिटी, इंडिया के बारे में बताया हुआ है, और बेसिकली इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द कंट्रीज़ एक्चुअली में कि इंडिया इज़ इंडीड फेसिंग अ अपॉर्चुनिटी, है ना, विंडो या अपॉर्चुनिटी की बात करिए ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये बोलते हैं कि ना वर्किंग पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, बट इन्होंने बोला जैसे तुमने बात बोली अगर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, इमेजिन ए सिचुएशन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ये यंगर पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे क्योंकि वर्किंग होगी अगर तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फ़ायदा मिलेगा। पर इंडिया के केस में इन्होंने बताया जो कि इट अप्लाइज टू ऑल द नेशंस एक्चुअली, कहने का मतलब ये कि अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यंगर पॉपुलेशन यानी वर्किंग पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाना है, उसके लिए आपके पास एजुकेशन लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों अच्छे नहीं होंगे तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, अल्टीमेटली इकॉनमी हमारी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो ढंग से नहीं चलेगी, बेकार रहेगी हमारी इकॉनमी, और इनफैक्ट वो भी क्राइसिस में रहेंगे, और जो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज काम ही नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा। हार्डली ऐसा होता नहीं है, ये किसी क्राइसिस के टाइम पे ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है, इसको इकोनॉमिक्स में ये भी बोलते हैं दीज आर एक्सेप्शंस एक्चुअली। चैतन्य समझ आया? यस सर, ठीक है। और डेलिसा ने एक डाउट पूछा था डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। डेलिसा डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंट्स मैंने आपको समझा दिए थे, तुम डिपेंडेंट हो तो 0 से लेकर 15 तक की जो एज के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो डिपेंडेंट कहलाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि उनको अपना खाना पीना खर्चा पढ़ना लिखना सब किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? फैमिली के ऊपर। अब क्या होता है, एक एज और आती है 60 अबव, 64 अबव यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है वो लोग भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं रहता, बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 सेगमेंट है ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारी कहलाती है, ठीक है। इसको और डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकालते हैं, ये तो डिपेंडेंस है, रेशियो कैसे निकलेगा? 0 to 15 प्लस 64 एंड अबव डिवाइडेड बाय 15 to 64, यानी डिपेंडेंस अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, वरना फ्रैक्शन में आ जाएगा। मैथ्स क्लियर है? ऑल क्लियर या क्लियर? ऑल क्लियर मतलब उड़ गया दिमाग से? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी।
सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट हाफ है माय आज, तो एक ही टॉपिक होएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेज नंबर का है। तो अब हम पढ़ेंगे 100 साल पहले वाला टॉपिक, और 100 साल पहले आया था पेंडेमिक, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, ठीक है, स्पेनिश फ्लू का नाम से। और 100 साल बाद फिर दोबारा दस्तक दी है कोरोना वायरस ने। चाइना से आया कोरोना वायरस, नाम तो कोरोना वायरस चाइना से आया, स्पेनिश फ्लू स्पेन से नहीं आया था। इसके बारे में स्टडी करी थी मैंने, तो स्पेनिश फ्लू स्पेन से ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन इस बार ना दे दे, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता बोर्ड्स का। तो यहाँ पे ये मैंने क्यों रेफ़र किया, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या है, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और इसमें इन्होंने यही बताया, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है एपिडेमिक पेंडेमिक की, आप देखोगे पेज नंबर 155 पे लिखी हुई है ग्लॉसरी में, वो आप मार्क कर लीजिएगा वहाँ से एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बिकॉज ये बोर्ड्स में आई हुई है। एपिडेमिक, एपी का मतलब अपॉन, डेमोस द पीपल, रेफर्स टू अ सडन इंक्रीज इन द रेट एट विच अ डिजीज अफेक्ट्स द पीपल ऑफ अ गिवन जोग्राफिकल एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। महामारी भी बोलते हैं, हाँ, और ये ज़्यादातर हिंदी में इसको बोला जाता है। तो एपिडेमिक एक शॉर्टर एरिया को अफेक्ट करता है। की फैक्टर इज दैट द रेट ऑफ इंसिडेंस, द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस रिपोर्टेड पर यूनिट ऑफ टाइम सच एज अ डे, वीक और मंथ हैज टू सब्सटेंशियली हायर देन द नॉर्मल रेट। This can be partly subjective judgment if a disease has a high but constant rate of incidence in specific geographical area, it is called as endemic disease, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा डिजीज़ बढ़ नहीं रहा है, जैसे दिल्ली में ही रह गया है, ठीक है, दिल्ली में ही रह गया तो एंडेमिक है, ऑल ओवर इंडिया हो गया तो एपिडेमिक है, और पूरे वर्ल्ड में हो गया कोरोना वायरस की तरह, दुनिया का झिझोड़ के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सब लोगों का, उसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। तो एपिडेमिक that is not restricted to a given geographical area but is more widespread, that is international, national, even global level, it is called pandemic. Spanish flu, corona virus, ebola virus, zika virus, वायरस, ये सारे जो हैं आपके क्या है, ये सारे एपिडेमिक्स, ठीक है, पेंडेमिक्स एक्चुअली, नॉट एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स, ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन किया। पेज नंबर 155 पे है ना ग्लॉसरी के, 155 था, चक्कर आ गया यार। तो इसमें इन्होंने बोला है, आप ये देख सकते हो एपिडेमिक डिजीज़ के बारे में, पेज नंबर 18 पे दोबारा आ जाइए, कि लोग बोलते हैं कि 1921 के बाद जो है डेथ रेट में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, बिकॉज फेमाइन, सूखा, जो भुखमरी है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। एपिडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेजर एपिडेमिक डिजीज़ जो रहे हैं, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा। बिगेस्ट सिंगल एपिडेमिक जो रहा है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918-1919, अभी भी ये देखने को मिल रहा है। मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी और लोग बोल रहे थे यार अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी मेरे फ्रेंड्स ग्रुप था स्कूल वाला, कह रहे थे ये तो ख़त्म हो जाएगा जून जुलाई तक। मैंने बोला पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री उठा के देखोगे, जब भी पेंडेमिक रहा है 1.5 से 2 साल रहता है। एग्जैक्टली दिसंबर में 1 साल हो जाएगा चाइना को, 1 साल कोरोना वायरस हो जाएगा। बट जो अभी पीछे अगर किसी ने फाइंडिंग्स पढ़ी है, चाइना में कह रहे हैं केसेस रिपोर्ट होना अगस्त से शुरू हो गया था, तो इस दिसंबर तक 1.5 साल हो जाएंगे, और ये अगले साल तक, जहाँ तक है कि मार्च अप्रैल तक ही डिक्लाइन होएगा, अगले साल तक कोरोना वायरस, और इनफैक्ट ये रह भी जाएगा। तो पेंडेमिक की हिस्ट्री रही है 2 साल। अभी तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी बहुत एडवांस्ड है, पर फिर भी जो है बहुत लोग मारे चले गए इसकी वजह से। स्पेनिश फ्लू के टाइम पे तो आप वीडियोस देखो, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, काफ़ी कुछ डला हुआ है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत परेशानी थी। तो सिंगल एप्लीकेबल था, 125 लाख लोग, 1.25 करोड़ लोग मर गए थे, विच वॉज द 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। एंड एस्टिमेट ऑफ डेथ वेरी आर मच हायर, नोन एज स्पेनिश फ्लू, द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक वॉज अ ग्लोबल फिनोमिना। तो ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसको ना, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं, तो आई होप ये सोशोलॉजी में कवर ना कर ले कहीं ना कहीं किसी ने, तो इसको रीड ज़रूर कर लेना, डेफिनेटली मार्क कर लेना इसको, क्योंकि ये पहले कभी बोर्ड्स में आज तक नहीं आया है, जब से सोशोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है, और आज तक कभी नहीं कवर हुआ है ये बॉक्स, बट इस बार ज़रूर कर लेना। इंट्यूशन आ रही है मेरे को कि ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे क्योंकि सोशोलॉजी और पॉल साइंस, ये मैंने आपको नहीं बताया, सोशोलॉजी और पॉल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारी करंट हैपनिंग्स हो रही होती है आसपास, उसको उठा के ये जो उससे रिलेटेड टॉपिक होता है ये ज़रूर दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना। पॉल साइंस में तो बहुत ज़्यादा है, सोशोलॉजी में स्लाइटली कम है, बट होता है, ठीक है जी। ये चीज़ उन्हें बताइए।
फिर कहते हैं इसमें इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है हमारा 30% से 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। कि ट्यूशन आ रही है मेरे को। अबे यार, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो भी अच्छी बात है, करना तो है ही। और अगर क्या बोर्ड्स की मैं कॉलेज जा रहा हूँ। क्या क्या आराध्य? मैंने कहा सर, और अगर दिसंबर तक भी हालत ना सुधरी तो एक और इंट्यूशन है मेरे मन में कि मैं बिना बोर्ड्स के कॉलेज जा रहा हूँ। तुम लोगों के बोर्ड्स तो डेफिनेटली होने हैं, ठीक है, वो तो जो मर्जी कर लो, चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से, पर पेपर तो तुम्हारे बोर्ड्स के तुम्हारे घर वाले छोड़ के आएंगे तुम्हें पेपर दिलवाने, देख लो ना तुम। नहीं नहीं, बोर्ड्स के पेपर तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये तब तक मामला, अभी दिसंबर तक डिक्लाइन हो जाएगा इंडिया में, चिंता मत करो, ख़त्म हो जाएगा दिसंबर तक, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, फेज आउट हो जाएगा, जिससे पेंडेमिक की हिस्ट्री ख़त्म नहीं होएगा, डिक्लाइन होएगा, ख़त्म नहीं होएगा। हाँ तो सेकंड वेव तो आएगी ना सर। सेकेंड वेव यार नहीं आया, मेरे को नहीं लगता चांसेस है कि सेकेंड वेव आने की, क्योंकि ना अब क्या हुआ है फिर से दिल्ली को छोड़ के, वान्या पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पता है क्या है, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में थोड़ा सा कांड ज़्यादा हो गया है और बाहर जो है फिर से लॉकडाउन करना शुरू कर दिया लोगों ने, वीकेंड लॉकडाउन हो गए हैं, ऑल्टरनेट लॉकडाउन्स कर दिए हैं, हाँ ऑल्टरनेट लॉकडाउन्स कर दिए हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, तो सेकेंड वेव आने का थोड़ा सा कम है, हालांकि दिल्ली से बाहर केसेस बहुत ज़्यादा है, पर लेट्स सी क्या होता है सेकेंड वेव। ओके, तो फिर इन्होंने फर्दर बोला कि मेडिकल क्योर्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, डिजीज़ के लिए मास वैक्सीनेशन है, सैनिटेशन है, एपिडेमिक्स में कंट्रोल पा लिया गया है, पर फिर कहते हैं मलेरिया, टीबी, डायरिया, डिसेंट्री आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, हालांकि इतना नंबर्स नहीं है जितना एपिडेमिक्स का होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्क कर लीजिएगा, सूरत ने विटनेस किया था स्मॉल एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन सितंबर 1994, ये चूहों की वजह से हो जाता है प्लेग, आई होप यू ऑल नो। और डेंगू एंड चिकनगुनिया जो है ये 2006 से काफ़ी जगह रिपोर्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था तो अब डेंगू ने अटैक करना शुरू कर दिया है, तो देयर वाज अ पेशेंट, अभी रिसेंट की बात है, कोई नोन में थे, डेंगू प्लस कोविड, डेंगू प्लस कोरोना दोनों हो गया था, डेंगू प्लस कोरोना, सोचो, इमेजिन करो क्या ही होगा इंसान का, मतलब सोच के एक बार ऐसा लग रहा होता है कि बताओ फिर उन्होंने फेमाइंस के बारे में बताया, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर रिकरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज मोर्टालिटी, विच इज़ भूख, मतलब खाने को आपको वांदे हो जाते हैं, नहीं होता आपके पास। फेमाइन जो है गरीबी और मैल न्यूट्रिशन जो है इसके पीछे एक रीज़न यहाँ पे रहा है, और कहते हैं इन एग्रो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, एग्री क्लाइमेटिक का मतलब जहाँ पे क्लाइमेट है जो सस्टेनेबल क्लाइमेट, सूटेबल क्लाइमेट है, उसके हिसाब से आप जो भी क्रॉप उगाते हो वो नहीं उगा पाते, वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो कई स्टेट्स में आप गुड्स नहीं पहुँचा पाते, और ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फेमाइन के। और इसको एक स्कॉलर थे अमर्त्य सेन ने, उन्होंने एक्सप्लेन किया, फेमाइंस वर नॉट नेसेसरली ड्यू टू फॉल इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, दे वर ऑल्सो कॉज बाय फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट, अमर्त्य सेन ने दिया था, दैट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय और अदरवाइज ऑब्टेन फूड, तो यू डोंट हैव पैसा, ठीक है, तो कहते हैं जेब में ना है गाड़ा गिल्ला, देखने चले लाल किला, ठीक है, तो ये मुहावरा है बड़ा पुराना, जेब में ना है गाड़ा गिल्ला, देखने चले लाल किला, तो जेब में आपके नहीं है फूटी कौड़ी और आप जो है खाने की डिमांड कर रहे होते हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप सीपी चले जाओ, भरा हुआ है, डिपेंडेंट्स हैं बिल्कुल, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं मंदिरों के बाहर, तो ये लोग नहीं ऑब्टेन कर पाते, तो ये सब उन लोगों को जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज़ फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है। तो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन्होंने बोला, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, रिलीफ मेजर दिए गए हैं, नेवरदीलेस ये भी कहते हैं स्टारवेशन से भी डेथ होती है बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री में, और नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ द लेटेस्ट स्टेट इनिशिएटिव टू टैकल द प्रॉब्लम फॉर हंगर एंड स्टारवेशन इन रूरल एरियाज, विच गारंटीज 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ कि आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है, ये मार्क कर लेना, 1 मार्क कर है ये, अभी स्कूल में पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए थे पिछले साल के, उसमें इन्होंने दिया हुआ था कि नरेगा क्या है, कौन सा इनिशिएटिव है जो हंगर और स्टारवेशन हटाता है, दिया था, हाँ हाँ हाँ, तो ये इन्होंने यहाँ पे नरेगा के बारे में बताया, ठीक है जी, एक सेकंड, ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक बचा है, ये भी कर लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका जो नीचे नया पैराग्राफ है ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है,
और फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट इज नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्कर। या फिर ऐसे भी आ जाता है कि डिस्पाइट द डिक्लाइन इन द डेथ रेट द ग्रोथ रेट हैज़ नॉट डिस्पाइट द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट डेथ रेट द ग्रोथ रेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल। हाँ, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, मेरे को ना वो मैं हमेशा भूल जाता हूँ इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा टेक्निकली लिखा हुआ है, ये मैंने नोट्स में तो डाला हुआ है। डिस्पाइट द डिक्लाइन इन डेथ रेट करके है कुछ, बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं आया, कुछ ऐसा ऐसा करके है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ना डेथ रेट में बदलाव आया है, बर्थ रेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल, कि बर्थ रेट में डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया है, बर्थ रेट को क्यों नहीं कर पाए हैं? तो कहते हैं बर्थ रेट, पहला रीज़न इन्होंने दिया है सोशियो कल्चरल फिनोमिना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज क्या है, इंडिया जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया है, बच्चे बड़े होते हैं 24-25 साल के, रिश्ता शादी वादी करा दो जी, ये वो लाना फला, बच्चे भी करेंगे फिर। एंड बाय एंड लार्ज अगर प्रॉस्पेरिटी लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है तो डाउनवर्ड पुल होता है बर्थ रेट पे, कि एक ही बच्चा करे जी, अच्छे खासे पाल पोस के उसको बड़ा किया जाए। कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होता है एंड देर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, फैमिली साइज बिगिंस टू फॉल, धीरे धीरे फैमिली साइज गिर रहा होता है। वाइड वेरिएशन हमें ऑल ऑफ द स्टेट देखने को मिलती है, जैसे केरला और तमिलनाडु में TFR जो है वो 1.7 है। इसका मतलब ये है केरला और तमिलनाडु में 1.7 बच्चा पैदा करते हैं लोग, मतलब एट एन एवरेज है, 1.7 बच्चा कोई पैदा नहीं करता, विच इज़ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। एंड केरला TFR इज ऑल्सो बिलो देयर रिप्लेसमेंट लेवल, विच मीन्स द पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन इन फ्यूचर, बिकॉज यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सारे के सारे इकट्ठे बूढ़े हो जाएंगे, इकॉनमी की तहस नहस हो सकती है आगे। फिर कहते हैं हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार, इनका TFR लो है, सॉरी हिमाचल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और महाराष्ट्र का TFR लो है, ये कम है। अंकित डोर बंद कर देना, पूरा AC चल रहा है, ठीक है। बट देर आर सम अदर स्टेट्स, नोटेबली बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनका TFR बहुत ज़्यादा है। 2009 का डेटा अगर हम लोग देखें, आप ये देखो लिखा हुआ है इसमें, बिहार का TFR 3.9, मतलब एक एवरेज वुमेन वहाँ पे लगभग 4 बच्चे देती है। मध्य प्रदेश में 3.5 के आसपास, राजस्थान 3.5, उत्तर प्रदेश भी 4 के आसपास है। एंड SRS बुलेटिन ऑफ 2015, इंडिया का टोटल बर्थ रेट क्या है साल का? 22.5, मतलब एक एट एन एवरेज 22.5 बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे होते हैं एट एन एवरेज। रूरल बर्थ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, अर्बन कम है। हाईएस्ट बर्थ रेट इंडिया में उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है। एंड दिस विल ऑल्सो अकाउंट फॉर, आगे ऐसे माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है 2026 तक सबसे ज़्यादा एडिशन करेंगे पॉपुलेशन में, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर लिटिल लेस देन 1/4 ऑफ दिस इंक्रीज। और आगे इसका चार्ट इन्होंने दिया हो, तो ये आपको पूरा लिखना होता है, ये पूरा आंसर है, ठीक है। और थोड़ा सा डेटा वेटा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है, कम लिख सकते हो, मतलब ऊपर नीचे नहीं बट कम लिख सकते हो। ये पूरा इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक और हो गया, साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और मैंने आपको इसके क्वेश्चन भी बता दिए। तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे। चैतन्य, इतना जो किया वो क्लियर है? दिल्ली से तुम्हें क्लियर है? पिछली क्लास में आप कह रहे थे ना माइंड प्रॉब्लम करना, मैंने बोला भी था टाइम के बाद क्वेश्चन हो। चैतन्य, तुम्हें क्लियर है ये वाला? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, क्या कह रहे हो दिल्ली से, बताओ। पेज नंबर 10 पे हम फिर यहाँ लड़का ना ये भी नहीं आया था, ये भी सुनने में नहीं आया था। ये भी समझ नहीं आता, ठीक है। ये मैं तुम्हें अलग से बता देता हूँ, ठीक है, अलग से मैं बता देता हूँ, अभी नहीं बता रहा, अलग से बता देता हूँ। कैसे देख रहे हो दिल्ली से यार। चलो एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच आराध्या, चैतन्य एंड वानिया जी। हम आपको मिलते हैं मंडे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिल्ली साहब, बाय, टेक केयर।